एफ अपॉन पी एफ। अब एफ क्या है? फादर इन द मिडिल, तो एफ हो गया आपका सन, सन मदर, तो सन फादर मदर एंड मदर फादर सन, ये दो केस आएंगे आपको। और टोटल केस कितने आएंगे? 3 जनों को अरेंज करना है, 3 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 3 जनों को अरेंज करना है, तो इसका केस होता है 3 फैक्टोरियल 6। तो देयरफॉर पी एफ आ गया आपका 2/6। नाउ पी इंटरसेक्शन एफ, सन एक एंड पे, तो सन एक एंड पे इधर भी और इधर भी है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 2/6। तो पी इंटरसेक्शन एफ भी कितना आएगा? 2/6। तो पी ई बाई एफ क्या हो गया? 2/6 डिवाइड बाई 2/6। किसने पूछा था भाई? 9। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो पी ई बाई एफ आ गया 2/6, 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था भाई। बोलो 9 तक और कोई डाउट? 8, 7 और 8 में कोई डाउट है? चलिए, और आपने क्या बोला? 13, 14, 15। कनिष्का तुमने बोला 13? नो सर। किसने पूछा था? किसने पूछा था 13? सर मैंने। मैक ने? यस सर। क्या दिक्कत आई बेटा? 13 तो इजी है। इधर सर उसमें एक मिनट ले, रुक जा, सुन ले पहले। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इजी क्वेश्चन थी, तो ए आ जाए इजी क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी निकालनी है इजी क्वेश्चन की, तो ए हो गया आपका इजी क्वेश्चन। गिवन है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो बी एमसीक्यू। तो मुझे निकालना है पी ए बाई बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो मुझे बताओ बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल कितने हैं? 1900 अपॉन टोटल 1400, ये पी एफ हो गया। पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अभी ई इंटरसेक्शन एफ इजी भी है और एमसीक्यू भी है, तो इजी एमसीक्यू कितना है? अरे इजी एमसीक्यू कितना है? 500। 500 डिवाइड बाई 1400। बोलो अब इसमें क्या दिक्कत आई, बताओ मुझे। सर मैंने पीए ले लिया था। हाँ, तो पी ए क्यों लिया आपने? फॉर्मूले के हिसाब से तो पी भी जाएगा ना अपॉन में। यस सर। चलिए, और इसके बाद 13, 14, 14 देख लो। तो इसका पी ए बाई बी आ गया हमारा 500 डिवाइड बाई 1400 डिवाइड अपॉन 900 डिवाइड बाई 1400, तो 5/9 आ गया। पी ए बाई बी आ गया आपका 5/9। क्यों भाई नीरज, अब क्या दिक्कत होगी तेरे को? वापस से आना क्यों नहीं बंद कर दिया इधर है? सर वो है ना, मैं ना अभी घर आया हुआ हूँ। चलिए 14, given that two numbers appearing on throwing the two dice are different, probability निकालनी, sum of the number on the dice is 4। A, sum of number on dice is 4, on dice is 4। B, numbers are different, two number appearing are different, तो P A by B, P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। कोई बताएगा P B कितना होगा? डिफरेंट नंबर आने चाहिए बेटा। तो पहले तो ये बताओ सेम नंबर कितने केस में आते हैं? 6 केस में, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6।
तो इसका पीबी आ गया 30/36। पीबी आ गया 30/36। अच्छा, पी ए इंटरसेक्शन भी बोलो बेटा, सम 4 आना चाहिए। 2 केस 1 3 और 3 1। 2 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 2 इसमें है ही नहीं बी में। तो कितना आ गया 2/36। इसमें क्या दिक्कत आई बेटा? दिक्कत इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये पता होना चाहिए कि आपने गलती कहाँ की। बोलो मैं कहाँ गलती हुई, इसमें क्या गलत किया था? सर ये पीबी में मैंने 3 ले लिया था। हाँ तो बस वही है ना, 2 2 भी ले लिया इसलिए गलत हो गया। मुझे भी यही लग रहा था कि तुमने यही गलती की होगी। भाई तुमने ये तो सही लिख दिया होगा लेकिन यहाँ पर गलत कर दिया होगा जल्दबाजी में, 2 2 ले लिया क्योंकि ध्यान में वही आता है इसलिए। चलिए 15। अब देखो 15 प्रॉब्लम बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है जो कल मैंने लास्ट में करवाई थी, वो जो ट्री डायग्राम वाली 15। वो क्या है ये देखो जरा। ये बोल रहा है कि एक डाइस को थ्रो किया, तो देखो डाइस को थ्रो किया 1 2 3 4 5 6। हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। ये बोल रहा है कि यदि मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है तो फिर डाइस को थ्रो करो। अपन तो ऐसे बना देते हैं अभी क्योंकि इसका आंसर 0 है। और यदि बाकी नंबर आते हैं तो कॉइन को टॉस करो। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। अब देखो प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है उसको ए मान लो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कॉइन 10 और बी गिवन है आपको एटलीस्ट 1 डाइस, एटलीस्ट 1 डाइस। तो नंबर 3, तो पी ए बाई बी निकालना है मुझे। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब देखो यदि मैं पीबी को छोड़ो अभी, आप तो चले सिर्फ पी ए इंटरसेक्शन की बात, बी की बात करो, मतलब नंबर 3 भी आना चाहिए और टेल भी आना चाहिए। तो बेटा नंबर 3 के साथ कभी टेल नहीं आएगा। ये नंबर 3 यहाँ आ रहा है, इसके साथ टेल आएगा क्या? और एक नंबर 3 इसके अंदर आएगा, उसके साथ टेल आएगा कि नहीं आएगा? तो नंबर 3 के साथ 6 आएगा यहाँ पर, और यहाँ नंबर 3 के साथ बाकी सारे नंबर आएंगे। इसका मतलब नंबर 3 के साथ कभी टेल नहीं आएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया? 0। तो जीरो। पी ए बाई बी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। ठीक है, पीबी निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं। तो इसका आंसर आ गया पी ए बाई बी इक्वल टू 0। और कोई डाउट एक्सरसाइज 13.1 में? देख लो बेटा, कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी भी। एक्सरसाइज 13.1। सर हाँ बोलो। मैंने इस क्वेश्चन में 3 का मल्टीपल निकालना था ना, तो मैंने 1 पे भी डाइस को वापस से थ्रो करवा दिया था, मतलब 1 में भी वापस। गलत हो गया ना, 3 के मल्टीपल पे होगा, 1 पे क्यों होगा? 3 के मल्टीपल तो 3 और 6 ही होते हैं ना, 1 थोड़ी होता है 3 का मल्टीपल। यस सर। तो वो गलत हो गया। ओनली 3 और 6 पर डाइस थ्रो होगा, 1 पे तो आपका कोई नहीं वो होगा। चलिए और कोई डाउट? भाई एग्जाम्पल तो मैंने सारे करवा दिए थे। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लिखिए भाई सब, इंडिपेंडेंट इवेंट। सेकेंड टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट। भाई 1 है, 1 के मल्टीपल 3 आएगा, लेकिन 3 का मल्टीपल 1 कैसे हो सकता है? आपने उल्टा सोच लिया, वो चक्कर। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट
डेफिनेशन में लिखिए, टू और मोर इवेंट्स are said to be independent if occurrence of one does not affect the occurrence of all others. एक के होने या न होने का दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। If occurrence of one does not affect the occurrence of all others. भाई एक हो गया तो ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरा नहीं होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहे हैं हम। अब इंडिपेंडेंट इवेंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल दो होते हैं। पहला थ्रोइंग ए कोइन या टॉसिंग ए कोइन। ये बहुत बड़े एग्जांपल है इंडिपेंडेंट इवेंट। भाई आपने एक कॉइन को टॉस किया, पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टॉस किया, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि सब पहले हेड आ गया तो अब हेड नहीं आएगा। दूसरी बार भी हेड आ सकता है। आपने 10 बार टॉस कर लिया तो 11वीं बार में क्या फर्क आएगा, उसका फर्क पड़ेगा कि पिछली 10 बार में क्या आया था? नहीं फर्क पड़ेगा। दिस इज इंडिपेंडेंट। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि 11वीं बार में क्या आएगा, मतलब पिछली 10 बार में क्या आया था उससे किसको कोई मतलब नहीं है। अगली बार क्या आएगा वो इंडिपेंडेंट। तो ये हुआ आपका टॉसिंग ऑफ कॉइन। डाइस में भी ऐसा ही होता है। पहली बार डाइस को थ्रो किया, कोई भी नंबर आ गया, सपोज नंबर 3 आ गया, तो ये जरूरी नहीं है कि अगली बार थ्रो करने पर नंबर 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब कभी भी कितनी बार थ्रो कर लो, पीछे के केस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। इक्कीस और 15 36 तो 5 जने एब्सेंट हो। एक तो मैंने देखा था उत्तरेजा है। वैदेही रिंकल के साथ है क्या? वैदेही रिंकल के साथ है क्या? यस सर। ठीक है, तो 4 जने एब्सेंट। उत्तरेजा, आरना, आरना, चिन्मय वापस से भी गायब दिख रहा है। चिन्मय, चलो ये 3 के एब्सेंट अभी दिख रहा है, अभी ढूंढ लेंगे। तो हमने क्या बोला, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होगा? टू और मोर आर इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ occurrence of one does not affect the occurrence of all others. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो उधर P A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब है A और B दोनों होंगे। सबसे पहले A हो गया, अब किसकी बारी आई? B की। यदि इंडिपेंडेंट है तो B A पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये लिखो, इसका मतलब A और B इंडिपेंडेंट है तो P A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? P A इंटू P B के इक्वल होगा। P B बाई A नहीं होगा। If A and B are independent, तो यदि A और B इंडिपेंडेंट है तो P A इंटरसेक्शन B P A मल्टीप्लाइड बाई P B के इक्वल होगा। अब इसी तरह से यदि A और B इंडिपेंडेंट है, मैंने बोला A तो है लेकिन B नहीं है, तो बेटा ये भी P A इंटू P B बार होगा। एक ही बात, P B दे या बार लगा दो, एक ही बात। यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ P A बार इंटरसेक्शन B, यदि A और B इंडिपेंडेंट है तो ये भी इसी के इक्वल है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ नाइदर A नॉर B, यदि A और B इंडिपेंडेंट है तो P A बार इंटू P B बार। तो यदि A और B इंडिपेंडेंट है तो ये सारे केस से एप्लीकेबल होंगे, ये सारे केस होंगे।
पी ए इंटरसेक्शन बी बार पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी बार, पी ए बार इंटरसेक्शन बी पी ए बार इंटू पी बी, और पी ए बार इंटरसेक्शन पी बी बार पी ए बार इंटू पी बी। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये सारे केस एप्लीकेबल होंगे। सिर्फ इंटरसेक्शन में होगा, यूनियन से हमें मतलब नहीं है, यूनियन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम सिर्फ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। इस पे लिखिए प्रॉब्लम। अब देखो पहले जनरल प्रॉब्लम किस तरह की पूछी जाती है ये समझो। 1 मार्क्स में आ गया आपसे, if A and B are independent events, if A and B are independent events, PA equal to 1/3 PA union B equal to 5/6, फाइंड PB। तो मुझे PB निकाल दो। हमें PA गिवन है, PA यूनियन B गिवन है, मुझे PB फाइंड आउट करना है, और हमें ये गिवन है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। A and B are independent events, so therefore PA union B equal to PA plus PB minus PA इंटरसेक्शन B, और PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? PA PB के, PA मल्टीप्लाइड बाई PA प्लस PB माइनस PA मल्टीप्लाइड बाई PB। ये आपका इस तरह से हो गया। अब सबकी वैल्यू रख दो भैया। PA यूनियन B 5/6, PA हो गया 1/3, PB निकालना है 1/3 PB, 5/6 माइनस 1/3 PB माइनस 1/3 PB, आप देख लीजिए कितना आ गया, 2/3 PB। 5/6 माइनस 1/3 करिए, कितना बचा? 3/6, 3/6 इक्वल टू 2/3 PB। तो PB आ गया आपका 9/12, मतलब 3/, PB की वैल्यू आ गई हमारी 3/। तो यदि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आपको PB की वैल्यू कुछ इस तरह से निकालनी पड़ेगी। ये आपको PB की वैल्यू निकालने का तरीका ये होगा, क्योंकि A PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? PA मल्टीप्लाइड बाई PB के इक्वल होगा। अच्छा, यदि मैं A और B इंडिपेंडेंट की जगह मैं यहाँ पर लिख देता इफ A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अब क्या अंतर आता है? यदि मैंने आपसे बोल दिया A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो यदि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ये 0 हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तब इस केस में ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से चेंज होगी। ये 0 हो गया आपका। अब ये 0 हो गया तो ये तो था आपका 5/6, ये था 1/3 प्लस PB, तो PB हो गया आपका 5/6 माइनस 1/3, 1/2 आता है यदि आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लिखो, इसको भी लिखो, नहीं तो भूल जाओगे फिर। वही है, दोनों एक चीज नहीं है यहाँ पर। यदि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। PA इंटरसेक्शन B 0 के इक्वल होगा।
लिया। यस सर। हिमांशी कहाँ गायब थी सुबह पहली वाली क्लास में? सर कहीं चली गई थी आज सुबह। सुबह सुबह चली गई, सोरी होगी 100 में। नहीं नहीं, मैं उठी हूँ सर 9 बजे। हाँ, आपको लगता है सो रही होंगी मैं। मुझे तो यही लगता है, उठती मैंने भी 11 बजे उठती होगी आराम से। सर अब बस शादी आने जैसे वाली है, मैं इसलिए लगूंगी फिर वापस मैं भी उसमें थोड़ा थोड़ा। मैंने जब छुट्टी, उधर की भी छुट्टियां होंगी ना आज, इसलिए। हाँ, इस चक्कर में भी था। एक तो फिर मैं कहा इसलिए चली गई, वरना मैं जाती नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट। कल से टाइम पे ही आऊंगी सर। ओके भाई, कल तो क्लास लगेगी अपनी, परसों का जरूर मैं ऑफ दूंगा, कुछ लोग बोल रहे हैं तो दे देते हैं। हाँ सर परसों परसों का ऑफ देंगे बस एक दिन का। फिर उसके बाद जब तक तुम्हें मालूम नहीं पड़ जाएगा कल की भाई एग्जाम कब से आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो फिर हमारी स्ट्रेटेजी बन जानी चाहिए कि भाई कैसे काम करना है। ये यस है। सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। जैसे इस बार आपका लास्ट ईयर आया था 2 मार्क्स में ये वाली प्रॉब्लम, तो हमें पेज को 52 का three cards are drawn at random. Three cards are drawn at random without replacement. विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, एक तो विदाउट रिप्लेसमेंट फर्स्ट मेथड और फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और सेकंड हो गया विद रिप्लेसमेंट। एक काम करते हैं विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट two are red cards and one is black card. One is black card. Two are red cards and one is black card. ये मैं दो केस में बताऊंगा, वैसा आया विदाउट रिप्लेसमेंट था, और सेकेंड है विद रिप्लेसमेंट, मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया ताकि आपको समझ में आया विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट क्या है। अब देखो, यदि मैं विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था उसकी बात कर रहा हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी चीज विदाउट रिप्लेसमेंट में आए या कुछ भी नहीं बोला, या तो कुछ भी नहीं बोले तो भी विदाउट रिप्लेसमेंट है, और उसमें बोल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट तो फिर तो है ही। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको तीनों चीजें, जैसे इसमें 3 बोल निकालनी, तो तीनों बोल आप एक साथ निकालो, चाहे वो बोले एक एक करके निकालो तो भी आप एक साथ निकालो। तो आपको 52 कार्ड्स हैं यहाँ पर, सॉरी कार्ड्स है 52 कार्ड्स में से आपको 3 कार्ड निकालने हैं, तो टोटल केसेस कितने होंगे 52C3। कॉम्बिनेशन लगता है चूज करने के लिए, तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कैसे लिखोगे बेटा, 3 कार्ड्स निकालने हैं आपको, तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इक्वल टू 52C3। ये आपका 52C3 हो गया भाई, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। 52 कार्ड में से आपको 3 कार्ड्स निकालने हैं, तो केसेस कितने बनेंगे 52C3। अब नंबर ऑफ पॉसिबल, तो अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस क्या बोला, इसके 2 क्या होने चाहिए, 2 रेड होने चाहिए, तो रेड होते कितने 26 26, तो 26C2 मल्टीप्लाई, क्योंकि इसने बोला एक ब्लैक होना चाहिए, तो 26C1 एक 2 रेड होने चाहिए और एक ब्लैक होना चाहिए, तो 26C2 मल्टीप्लाइड बाय 26C1, 26C2 मल्टीप्लाइड बाय 26C1। आया समझ में? तो ये आपका फेवरेबल केसेस हो गए। तो देयरफॉर P2 रेड and 1 black card equal to 26C2 multiplied by 26C1 upon 52C। ये इसका प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल केसेस। तो ये लास्ट ईयर 2 मार्क्स में आने थे।
अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ के आना। 26 C2 की वैल्यू निकालो भाई रफ में। 26 इंटू 25 कैसे निकालते हैं भाई, जिसको नहीं पता है, जिसको नहीं पता है 26 C2 की वैल्यू ऐसे, 26 को 2 बार रिड्यूस करो, 2 लिखा हुआ है इसलिए, और अपॉन 2 इंटू 1 कितना आ गया 13 इंटू 25। 26 C1 तो 26 ही होगा। 52 C3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 52 51 50 3 बार रिड्यूस होगा, अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 14 हो गया, ये 26 या 7 ही होगी, तो ये आ गया आपका 7 इंटू 51 इंटू 50। अब सोल्व करते हैं। 25 से ये 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 13 टाइम कैंसिल हो रहा है, 3 से 13 से 3 टाइम कौन, कोई भी नहीं हो रहा। ये हो गया आपका 169 अपॉन 7 इंटू 717, दिस इज 169 अपॉन 357, ये आपका इसका आंसर है। तो ये लास्ट ईयर आपका 2 मार्क्स का आया था ये वाली वन। अब इसमें बेटा कोई भी चीज आपको यदि लगता है कि तुम्हें कॉम्बिनेशन निकालने में दिक्कत आ रही है या कॉम्बिनेशन कैसे यूज किया है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई किसी को कॉम्बिनेशन निकालना नहीं आता, भाई मैं तो मानता हूँ कि 0 से चलते हैं, कॉम्बिनेशन निकालना ही नहीं आता किसी को। तो कॉम्बिनेशन ऐसे निकालते हैं आपको, जैसे आपको मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, 10 कार्ड है या 10 कुछ भी चीज है, उसमें से मुझे 4 चीजें निकालनी, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 चीजें सेलेक्ट करनी है, तो क्या लिखेंगे 10C4। अब 10C4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये समझो, 10 को 4 बार रिड्यूस करेंगे, 10 9 8 7 10 8 7 अपॉन 4 को रिड्यूस करते जाओ जब तक कि 1 नहीं आएगा, 4 3 2 4 2 8 कैंसिल 3 कैंसिल, तो इसके टोटल केस कितने बनेंगे 2 1 0। ऐसे केस निकालेंगे आपको, क्लियर है, लिख लीजिए इसको। ये तो हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट जो लास्ट ईयर आया था। अब विद रिप्लेसमेंट मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, तो उसको कैसे करेंगे उसको। विद रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, भाई डिपेंड ही नहीं कर रहा किसी के ऊपर भी, तो विद रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट। अब देखो यदि ये विद रिप्लेसमेंट होता तो क्या होता है, विद रिप्लेसमेंट में एक चीज समझ लीजिए, इसमें किसी की प्रोबेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे पी रेड कार्ड, तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। रेड कार्ड होता है 26 टोटल 52, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे कभी भी निकाल लो। एक रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी हमेशा, चाहे कितने भी रेड कार्ड निकाल लो, यदि विद रिप्लेसमेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी पूरे वक्त में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड 1/2, 1/2। अब हमसे बोल रहा है कि 2 रेड और 1 ब्लैक, कितने केस बनेंगे देखते हैं भाई। मुझे तो पता 3 केस बनेंगे, कैसे देखो, पी रेड रेड ब्लैक, पी रेड ब्लैक रेड, और पी रेड रेड ब्लैक, बस ये 3 केस बनेंगे। पहला रेड बॉल आ गई, दूसरी रेड बॉल आ गई, तीसरी ब्लैक बॉल आ गई। उसने ये थोड़ी बोला पहले कौन सी आ रही है, उसने तो बोला 2 रेड आनी चाहिए और 1 ब्लैक आनी चाहिए। तो पहली दूसरी रेड आ गई, तीसरी ब्लैक आ गई, पहली रेड आ गई, दूसरी ब्लैक आ गई, तीसरी रेड आ गई, या पहली 2 रेड आ गई और पहली 2 रेड आ गई लास्ट नहीं, ये तो एक जैसा हो गया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ब्लैक रेड 3 केस बन गए। फिर आप बोलो सर ये केस बनाने पड़ेंगे, तो मैं तो बोल रहा हूँ इससे भी छुटकारा मिल सकता है यदि आप समझना चाहो तो, हमें ये केस बनाने की भी जरूरत नहीं है। टोटल सब बोलेंगे बेटा, टोटल कितनी बॉल्स निकालनी है 3 3 3 में से कितनी रेड निकालनी है 2 2 2 निकालनी, कितने केस बनेंगे
फिर आप बोलो सर आपने रेड ही क्यों ली, ब्लैक क्यों ली? ब्लैक लेना, फर्क नहीं पड़ता। 3C1 एक ही बात। 3 में से 2 रेड निकालनी है, 3C2। अब कैसे भी लिख लो, पहली रेड, दूसरी भी रेड और तीसरी भी रेड। पहली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरी भी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और तीसरी ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ये 3C2 क्या है? वो 3 केस आपने जो लिखे थे अभी, रेड रेड ब्लैक, रेड ब्लैक रेड, ब्लैक रेड रेड, ये 3C2 उसके लिए डिनोट करता है। 3C2 की वैल्यू कितनी होती है, निकाल के देख लो। 3 होती है, 3 होती है। तो 3 और ये बाई, इसका आंसर कितना आ गया? 3/। फिर आप बोलो कि सर ऐसा कैसे हो गया? यदि आप निकालो रेड रेड ब्लैक, 1/2 1/2 1/2, रेड ब्लैक रेड, 1/2 1/2 1/2, ब्लैक रेड रेड, 1/2 1/2 1/2। करो तीनों को ऐड, कितना आ रहा? कितना आ रहा है? वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आएगा। तो आ गया 3/2। अभी मैं इसके बारे में और डिस्कस करूंगा क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा आपको, अभी समझा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2 रेड और 1 ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 आंसर हो गया। भैया विद रिप्लेसमेंट वाला केस अभी समझाते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में अभी आपको और डिस्कशन करते हैं। थोड़ा कंपेयर कर दो इनको। कंपेयर कर दो मतलब विद को। भाई विदाउट रिप्लेसमेंट तो आपका क्या है कि आपने एक बॉल निकाली तो बॉलें कम होती जाएगी, हाँ। जबकि विद रिप्लेसमेंट में तो आपने एक निकाली वापस डाल दी, फिर निकाली फिर डाल दी, तो बोले तो सेम ही रहेगी ना हमेशा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती कभी भी विद रिप्लेसमेंट। ठीक है सर। हाँ 52C3 वाला निकालना बताऊं, गलत निकाला है। 52 51 50 3 2 1 3 17 2 25। एक मिनट दोबारा निकाल लेते ना। 26C2 तो हो गया 13 × 25, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी 26, ये गलत निकाला है, मुझे भी लगा गलत है निकाला। ये 25 हो गया और 3 ये 17 हो गया। तो 52 × 17 × 25, 26 2 टाइम, 25 से 25 कैंसिल, और यही था ना तुम्हारा, क्या आ रहा था? 13/, हाँ बिल्कुल सही है, 13/34 ही आ रहा, वो गलत निकाल दिया, मैंने गलत कर दिया। 13/34 ही आ रहा, चेंज कर लेना भाई इसको। तो 52C3 गलत निकाल दिया। भाई मैं विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, देखो अभी 1 मिनट के लिए देखो। कॉइन इज सोर्स 7 times, find the probability of getting 5 end। अब यदि आपको ये वाला केस नहीं पता है विद रिप्लेसमेंट वाला, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट वाला, तो बेटा इसको 5 हेड निकालने के केस बनाते थोड़ी रहोगे कि टोटल कितने केस बनेंगे। तो इसके लिए तरीका क्या है, देखो मुझे मालूम है कि कोई डाइस कॉइन को कभी भी टॉस करो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। ठीक है, अब मुझे कितनी बार टॉस कर रहे हो भाई? 7 तो 7 में से कितनी बार हेड आने चाहिए? 5। तो टोटल केस कितने बनेंगे? 7C5। 7C5। अच्छा कितनी बार हेड आने चाहिए भाई? 5 बार हेड आने चाहिए और 2 बार टेलर। तो मल्टीप्लाइड बाय 5 बार हेड और 2 बार हेड, और 5 बार हेड और 2 बार टेलर। 7C5 तो टोटल केस होगा,
भाई 7 में से 5 बार 8 आने चाहिए, 1/2 5 बार 8 आने चाहिए और 2 बार टेल आने, 7 बार आने तो 7C5 की वैल्यू देखो मैं निकाल रहा हूँ बेटा। 7C5 को इधर सब देखेंगे, 7C5 को मैं 7C2 भी लिख सकता हूँ, ये एक प्रॉपर्टी होती है। 7 - 5 कितना होता है 2, तो जो छोटा है वही लिखो 7C2। अब 7C2 की वैल्यू निकालो, 7 × 6 कितना आया 21, 1/32, 1/4। So what is the value of getting exactly 5 heads? 21/128। तो 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 21/128। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड। तो ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए आपका मैंने डायरेक्ट केसेस बना दिए आपके। 7C5 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर 6। चलिए हम वापस से इंडिपेंडेंट इवेंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम। A problem in mathematics. A problem in mathematics is given to 3 students. A problem in mathematics is given to 3 students, and the probability of solving by them are, and the probability of solving by them are 1/2, 1/3, and 1/4 respectively. 1/2, 1/3, and 1/4 respectively. Find the probability that the problem is solved. Find the probability that the problem is solved. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि भाई 3 स्टूडेंट, कोई भी 3 स्टूडेंट अपने आप को मान लीजिए, भाई जो भी ये 3 स्टूडेंट है, मैंने कोई भी एक प्रॉब्लम दी मैथमेटिक्स, भाई इसको सोल्व करो। तो मुझे पता करना है कि भाई प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। तो बेटा प्रॉब्लम सोल्व होने का मतलब है कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम को सोल्व कर ले, जिनको भी हमने ये प्रॉब्लम दी है उन तीनों में से कोई भी सोल्व कर ले, चाहे एक कर ले, चाहे 2 कर ले, चाहे तीनों कर ले। समझना ध्यान से, कोई भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर ले, चाहे एक जना कर ले, चाहे दोनों कर ले, चाहे तीनों कर ले। तो बेटा जो टोटल केस होते हैं उनमें से एक केस बच गया। कौन सा केस बच गया? जब तीनों सोल्व नहीं थे। यदि मैं उसमें से पूरे केस में से वाला एक केस हटा दूंगा तो बेटा कोई ना कोई तो प्रॉब्लम सोल्व करेगा इसकी। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, पहले तो आपको ये इवेंट मानने पड़ेंगे। लेट ए इक्वल टू, क्या बोला मैंने? 3 स्टूडेंट है, पहली लाइन बोलूंगे सर। 3 स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट सोल्व द प्रॉब्लम। ए मान रहा हूं मैं, फर्स्ट स्टूडेंट सोल्व द प्रॉब्लम। ये मानना पड़ेगा भाई, लिखना तो पड़ेगा। बी सेकेंड स्टूडेंट सोल्व द प्रॉब्लम। सी थर्ड स्टूडेंट सोल्व द प्रॉब्लम। एक के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो बेटा उसके सोल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2 मतलब 1/2 है। एक के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो नहीं सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/2। बी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है,
तो उसके नहीं सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 1/3, 2/2। सी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो सी बार 1 माइनस 1/4, 3/4। बेटा पी प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रॉब्लम इज सोल्व का मतलब होता है कम से कम एक जना सोल्व कर ले, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। एक ही बात है, यदि ये लिखा हुआ आएगा तो भी यही है, एटलीस्ट वन सोल्व, एक ही बात है। प्रॉब्लम इज सोल्व मतलब कोई भी कर ले, और ये कभी भी आए इंडिपेंडेंट इवेंट में तो हमेशा ये लगाएंगे। यदि कम से कम एक सोल्व कर ले तो हमेशा आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस पी नन सोल्व, एक भी सोल्व नहीं कर रहे, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से वो वाला केस हटा रहा हूँ जब कोई भी सोल्व नहीं कर रहा है, तो बेटा कोई ना कोई तो सोल्व करेगा इसमें। तो 1 माइनस नन सोल्व का मतलब होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट तो तीनों अलग अलग कर रहे हैं, पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार, तो 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, तो 1 माइनस 1/4 बचा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व, 3/4। तो ये हमारी 3/4 प्रोबेबिलिटी आ गई कि जब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व, ये इसका प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस पी नन ऑफ देम सोल्व। अब इसी में मैं और भी करवा रहा हूँ, सुन लो पहले, ये लिख लो पहले। तो ये तो हो गया भाई एटलीस्ट, मतलब प्रॉब्लम इज सोल्व या एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। अब जनरली स्टूडेंट क्या करता है, इस प्रॉब्लम को गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है। उसने बोला प्रॉब्लम इज सोल्व, तो वो ऐसा करता है, ए ने सोल्व कर ली प्लस बी ने सोल्व कर ली प्लस सी ने सोल्व कर ली, और यही गलत हो जाता है। भाई वो ये सोचता है कि अच्छा ए ने कर ली या बी ने कर ली या सी ने कर ली, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सोल्व करने का, एक जने का सोल्व करने का, बाकी दो से भी रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट है लेकिन दो भी साथ में बैठे हुए हैं। एक अकेले को नहीं दी कि भाई इसको यार ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो ये गलत है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ऐसा काम नहीं करना है कभी, इंडिपेंडेंट इवेंट या किसी में भी। तीनों को ऐड कर लिया कि भाई तीनों ने कर ली, तो तीनों को ऐड कर लिया, तो वो गलत हो जाएगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, यदि इसी प्रॉब्लम में मैं ऐसा पूछता हूँ, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन सोल्व द प्रॉब्लम, केवल एक जना सोल्व कर रहा है, तो केवल एक जना सोल्व कर रहा है, इसका मतलब है यदि ए सोल्व कर रहा है तो बी नहीं कर रहा, सी नहीं कर रहा। समझ रहे हो आप? प्लस ए नहीं कर रहा है, बी कर रहा है, सी नहीं कर रहा है, ए नहीं कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, सी कर रहा है। तो ये हुआ भाई एग्जैक्टली वन सोल्व द प्रॉब्लम, मतलब केवल एक जना कर रहा है। तो एक जना करने का मतलब है या तो ए करेगा, तो या तो ए करने का मतलब है बी और सी नहीं करेगा, तो ए के साथ पी, ए के साथ आएगा पी बी बार मल्टीप्लाइड बाय पी सी बार। ए नहीं करेगा तो बी करेगा, तो सी नहीं करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे हुई, ए करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, सी के नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ए के करने की नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसके करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, सी के नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ए के नहीं करने की 1/2, सी के नहीं करने, बी के नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और सी के करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। हम देख रहे हैं कि नीचे कैंसिल मत करना नीचे वाली चीज को, क्योंकि तीनों में सेम आ रही है। ऊपर से 3 2 11/24, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन सोल्व द प्रॉब्लम। केवल एक जना प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। ये कितना प्रोबेबिलिटी आ गया आपका, 11/24। ये केवल एक जना प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। फिर एक और केस निकाल के बता रहा हूँ आपको। तो ये तो हो गया भाई एग्जैक्टली वन सोल्व, ये केस समझ में आ गया सभी को?
यदि मैं एक और केस की बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला P एटलीस्ट 2, तो जब कम से कम 2 सोल्व करें, तो बेटा इसमें केस बनेंगे 3 और 4। कैसे बनेंगे? कम से कम 2 सोल्व करें, मतलब A सोल्व कर रहा है, B सोल्व कर रहा है, तो C सोल्व, A कर रहा है, B नहीं कर रहा है, तो C कर रहा है, A नहीं कर रहा है, B कर रहा है, C कर रहा है, या तीनों कर रहे हैं। इसने बोला कम से कम 2 सोल्व करने की। कम से कम 2 सोल्व करने का मतलब तीनों भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस केस में कितना आएगा? 4 केस आएंगे। ये लास्ट ईयर सैंपल पेपर में दिया था इस तरह की, बिल्कुल सेम। एटलीस्ट 2 ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट 2 ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम में ये वाला केस आएगा, या तो 2 करेंगे या तीनों करेंगे। ठीक है, लिखो। तो देखो इसकी प्रॉबिलिटी आ गई 1/2, 1/3, 3/4 प्लस 1/2, 2/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4 प्लस 1/2, 1/3, 1/4। नीचे 24 तो सब में आ ही रहा है। 3 + 2 + 1 + 1, तो 3 to 5 to 7। तो कम से कम 2 को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 7/24। कम से कम 2 के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 7/24। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी इस तरह की है। बोल बोल। कैंसिल नहीं करना है आपको, बस नीचे वाली वैल्यू को सेम रख के बस ऊपर ऐड करते हुए। अब हमारा एक्सरसाइज 13.2। बेटा प्लीज होमवर्क करिए, तभी आपको पता लगेगा कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही। 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, इनमें 2-3 प्रॉब्लम में ये पूछा गया है कि स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो ए और बी इंडिपेंडेंट कम हो गए, सब बोलो। जब एक का इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा। P क्या? A intersection B is equals to 0. अरे पागल है क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, क्या कर रहा है तू? अरे sorry sir, sorry. चिराग पिटेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी। यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू पी। तो यदि वो आपसे चेक करवा रहा है कि वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो आपको चेक करना है पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल आ रहा है कि नहीं। इक्वल आ रहा है तो इंडिपेंडेंट है, नहीं आ रहा तो नहीं। बस ऐसे चेक कर। ये लिख लीजिए भाई 1 2 6 7 8 9 10 14, ये कल करके लाना। ओके भाई, थैंक यू सर। थैंक्स। ओके।